नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपको याद होगा हम हमारी चैप्टर को फॉलो कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अब तक हमने बात कर ली है, कहाँ तक बात कर ली है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक हमारी बात हो गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लास्ट सेशन में हमने समझा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कब कब फॉर्म होगा। हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज हम हमने बाकी तरह टाइप के बॉन्ड्स जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी पढ़ लिया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसको हम कहेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स। अब ये बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स का मतलब क्या होगा, समझिए इसको बात को ध्यान से। बॉन्ड पैरामीटर मतलब क्या हुआ कि दो आपके एटम थे, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस बॉन्ड से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे कि इस बॉन्ड से बात करेंगे तो सबसे पहले हम बॉन्ड की बात करेंगे कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ को जानेंगे। बॉन्ड के एंगल को समझने की कोशिश करेंगे कि बॉन्ड का एंगल क्या है, किस एंगल पे बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद हम जानेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, इस टाइप की चीज़ों को समझेंगे। और फिर हम जो है बॉन्ड लेंथ को समझेंगे। मतलब क्या हुआ कि अब ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अब इस बॉन्ड से रिलेटेड जानकारी को जानेंगे। इस बॉन्ड की लेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितने डिग्री के एंगल पर ये बन रहा है, और साथ ही साथ इसका ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि वादा किया आपसे कि मैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा। तो अब तक हम बेसिक्स को पूरी तरह समझ चुके हैं, एंड अब समय आ गया है उस पार्ट का जहां पर हम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे, और तरीके से समझेंगे साथ ही साथ उस जो ट्रिक्स से रिलेटेड जो ट्रिक्स अप्लाई करके हम कैसे अपने क्वेश्चन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये बात हो गई। तो हम बॉन्ड पैरामीटर को सबसे पहले समझते हैं, और जैसे जैसे मैं नीचे आऊँगा आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाले वीडियोस में दिखने लगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ को समझेंगे। बॉन्ड लेंथ को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। बॉन्ड लेंथ को समझेंगे, लेकिन हम बॉन्ड लेंथ को समझने के लिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। बॉन्ड लेंथ हो, चाहे बॉन्ड स्ट्रेंथ हो, चाहे बॉन्ड ऑर्डर हो, ये आपस में दोस्तों कुछ ना कुछ तरीके से कोरिलेटेड होते हैं। तो ये जो वीडियो है, ये चैप्टर जो है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको जो इंटर रिलेशन है वो समझ में आए इन सब चीज़ों के बीच में। तो बॉन्ड लेंथ को समझते हैं। तो बॉन्ड लेंथ होता क्या है? बॉन्ड लेंथ? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या हो गई? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम। जैसे कि ये आपका जो है दो एटम है, अब इसकी न्यूक्लियाई यहाँ पर है, एंड सिमिलरली इसकी न्यूक्लियाई यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो ये बेसिक आपस में जुड़ा हुआ है बॉन्ड से। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ हो गई द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। जो एवरेज डिस्टेंस होगी दो एटम के बीच की, उसको हम कहेंगे उसका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या होगी? ये वैसे बहुत कम होगी, एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर्स, इसमें इसको रिप्रेजेंट भी किया जाता है। अब दोस्तों एक चीज़ और समझिएगा। अब समझिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब हुआ? मतलब मल्टीसिप्लिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर दो एटम है एंड दो एटम में एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब बॉन्ड लेंथ पर क्या असर पड़ेगा? तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना, देन आपका डबल बॉन्ड बना, देन आपका ट्रिपल बॉन्ड बना, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि जो है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज करेगी। मतलब सबसे कम मल्टीप्लिसिटी ऑफ अगर होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। मतलब ये जो ट्रिपल वाला है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, देन डबल वाले की, देन सिंगल वाले की। तो ये हो गया मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। इसको आप हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में समझे। हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में समझते हैं तो sp3 के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, देन आपका sp2 आ जाएगा, देन आपका sp आ जाएगा।
तो ये बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने समझा, क्या समझा कि बॉन्ड लेंथ क्या था, बॉन्ड लेंथ एवरेज डिस्टेंस था बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। एवरेज डिस्टेंस जो था उसको हमने कहा बॉन्ड लेंथ है ये। इसकी यूनिट हमने देखी कि एंगस्ट्रॉम में नैनोमीटर में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻12 मीटर में। उसके बाद हमने जाना कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होगी, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड की संख्या एक से ज़्यादा बनेगी, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो कम होगी, यानी कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी sp3 में, देन sp2 में, देन sp3 में। तो sp में सबसे ज़्यादा, देन sp2, देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के टर्म में, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के टर्म में आप इसको याद रखेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जहाँ पर ज़्यादा फॉर्म होंगे वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बात हो गई बॉन्ड लेंथ। दोस्तों सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम समझते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया। तो अभी हमने बॉन्ड लेंथ पर ऊपर बात की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, दो एटम थे आपका, दो एटम के बीच में बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कह देंगे। मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब दोस्तों समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ को तो हमने जान लिया, लेकिन अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड क्या क्या फैक्टर्स पे करेगी। तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि जैसे कि आपके पास तीन एलिमेंट हैं, एक में आपका ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक में आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड एक में आपका सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड किसमें कम है, तो आप कहेंगे इसको जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसमें होगी, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा बनेंगे। जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू जिसमें बॉन्ड जो है कम बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी ट्रिपल बॉन्ड वाले की, देन फिर आपकी जो है डबल बॉन्ड, देन फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर हो गया, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड, देन फिर डबल बॉन्ड, देन फिर सिंगल बॉन्ड। अब इसको थोड़ा कोरिलेट करिएगा, किससे कोरिलेट कीजिएगा, बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इसका बिल्कुल जो है अपोजिट था। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में थी, देन फिर डबल बॉन्ड में थी, देन फिर ट्रिपल बॉन्ड में थी। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात आई तो नंबर ऑफ बॉन्ड जिसमें मैक्सिमम हो गए उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। तो ऑर्डर के हिसाब से ये बॉन्ड लेंथ का बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो बॉन्ड लेंथ का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर बॉन्ड आपका ज़्यादा करीब है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप और आपका परम मित्र है, अगर वो दोनों साथ में बैठे हुए हैं एक ही बेंच पे, तो वहाँ पर मजबूत बॉन्ड है और टीचर को उसे तोड़ने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको तोड़ने के लिए वो क्या करेगा कि आपके एक दोस्त को उठा के काफ़ी दूर आपसे बैठा देगा। तो बॉन्ड जो लेंथ है वो बढ़ गई, एंड बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई, एंड जो स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई तो वो आसानी से बॉन्ड टूट गया। तो यही काम टीचर करते हैं, वो भी केमिस्ट्री जानते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही लॉजिक लगता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड जो है सिंगल बॉन्ड का। तो ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होगा एकदम जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो दूसरे भी कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स और हैं जहां पर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करती है। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं इसको ध्यान से समझिएगा। उसमें से एक फैक्टर होता है रेजोनेंस का। रेजोनेंस का, अब ये रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कुछ बेसिक आइडिया होगा। रेजोनेंस में होता क्या है कि डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेट पोजीशंस पर होते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्जुगेशन में बॉन्ड चले जाते हैं, तो इनका भी एक रोल होता है जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ को घटाने और बढ़ाने का। सिमिलरली जो है आपका ब्रेकेज का भी होता है। ब्रेकेज मतलब, यहाँ ब्रेकेज का क्या मतलब आप समझिएगा। अब ब्रेकेज मतलब क्या है, ब्रेकेज का मतलब यहाँ पर है कि जब आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा आगे तो दो तरह के जो है चीज़ें होती हैं, एक होता है होमोलिसिस, एक होता है हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस में क्या होता है, होमोलिसिस में दो सेम टाइम के बॉन्ड, मतलब दो सेम टाइप के एटम जो होते हैं वो एक बॉन्ड के अबाउट जुड़े होते हैं।
जैसे कि आपका यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना देता हूँ H का या फिर जो है Cl का। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसमें होमोलिसिस होता है तो होमोलिसिस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस लेगा एंड यहाँ पर ये रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे और ये ऐसे बन जाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि होमोलिसिस में एनर्जी की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस का एग्जांपल आप HCl का ले लेंगे तो HCl में इस बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू होमोलिसिस। यहाँ पर यानी कि सेम बॉन्ड अगर रहेगा तो सेम बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, अगर सेम टाइप के एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो उसको तोड़ना का आसान होगा एज कम्पेयर टू दो अलग अलग एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो बिल्कुल इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल से कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग जो नेचर के लोग हैं, दो अलग अलग नेचर के एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में अच्छा बॉन्ड बन रहा है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उनको तोड़ना मुश्किल हो रहा है एज कम्पेयर टू सेम काइंड ऑफ एटम्स के या फिर सेम काइंड ऑफ पीपल। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा दोस्तों ये बातें हो, अब दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, एक जनरल ऑर्डर होता है, ठीक, ये ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये ऑर्डर क्या होता है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर होता है S देन P देन जो है आपका sp3 sp2 एंड देन sp। sp यहाँ पर दोस्तों sp हो जाएगा, ये sp2 ये sp3। ये बेसिकली बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है। और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड आपको समझा रखा है पहले ही, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये बात हो गई, तो ये सारी बात हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हमने जाना कि ये भी जो है कोरिलेटेड थी आपकी बॉन्ड लेंथ से। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन या ऑर्डर पूछ लिया जाए तो आपका जो है कुछ पर्सपेक्टिव पर फोकस जाएगा। पहला फोकस रहेगा आपका कि किस टाइप का जो है फिजन हो रहा है, हेटेरोलिसिस फिजन है या होमोलिसिस फिजन है। उसके बाद जो है आपका जो है ध्यान जाना चाहिए बॉन्ड लेंथ पर, किसमें बॉन्ड लेंथ कम है, किसमें बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और दूसरे फैक्टर्स जैसे रेजोनेंस। ऐसी केसेस में आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में वेरिएशन आएगा एंड जहाँ पर वेरिएशन आएगा वहीं पर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। अब दोस्तों हम थर्ड चीज़ की बात करेंगे, वो होगा आपका बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल को हम समझते हैं, बॉन्ड एंगल बनता कैसे है एंड क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल सिंपल है, आपका जो दो बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उनके बीच का जो एंगल है उसको हम कहेंगे बॉन्ड एंगल है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं NH3 का, अमोनिया का एग्जांपल ले सकते हैं, H2O का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें 105 डिग्री का एंगल होता है, इसमें 107 डिग्री का एंगल होता है। सिमिलरली यहाँ पर आप CH4 का ऑर्डर ले सकते हैं, इसमें जो है ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें जो है आपका टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका एंगल हो गया। तो बेसिकली बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन क्या होगा, बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर जैसे कि बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल आ गया, बॉन्ड एंगल कैसे बन रहा है, तो यहाँ समझिए ये जो एंगल है बेसिकली इन दोनों के बीच का ये 105 डिग्री है एंड इसी को हम कह रहे हैं कि ये जो है आपका बॉन्ड एंगल है। तो ये 105 डिग्री है, तो ये ही आपका जो है बॉन्ड एंगल है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बॉन्ड ध्यान से समझिएगा, बॉन्ड एंगल्स बेसिकली आपका डिपेंड करता है एक बहुत मेजर फैक्टर के ऊपर, उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन को हम आगे चल के अभी और समझने वाले हैं, लेकिन अभी इसके लिए इतना समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कौन सा ओरिएंटेशन कोई भी मॉलिक्यूल स्पेस में करता है उसी को उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मैंने क्या कहा, कौन सा जोन सा ओरिएंटेशन वो करता है स्पेस के अंदर उसी को हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपकी जो होती है CH4 की वो होती है sp3। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल बना रहे हैं। सिमिलरली और भी कुछ तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, जैसे कि sp2 हो, sp में क्या होगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, sp2 में क्या होगा 120 डिग्री का एंगल बनेगा एंड sp3 में आपका क्या होगा ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल बनेगा। ये हो गया फैक्टर आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन को जो डिपेंड करता है।
अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, इसी से कोरिलेट होगी वो बात, वो क्या है कि हमने क्या देखा कि हाइब्रिडाइजेशन से कुछ एंगल्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों हर एलिमेंट का, हर जो होता है एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे कि मॉलिक्यूल्स की मैं बात करूं तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो अमोनिया एंड वाटर है, इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको अब कैलकुलेट करना अगली क्लास में सिखाऊंगा। तो sp3 आएगा, लेकिन इनका जो एंगल है, इनका एंगल इतना नहीं है, इससे कंपेरेटिवली कम हो जा रहा है। तो एंगल यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो एंगल डिक्रीज जो कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो इसका मेजर रीजन होता है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। अब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। होगा क्या कि अगर आप, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं NH3 का, तो NH3 को जो आप बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स यहाँ पर ऐसे रख देंगे। यहाँ बेसिकली लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर, वो यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। तो होगा क्या कि ये जो लोन पेयर है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका पेयर, साथ ही साथ ये जो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनके बीच में क्या होगा, हम जानते हैं सेम चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स जो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगी। अब ये रिपल्सिव फोर्स क्या करेगी, इस एंगल को श्रिंक करने की कोशिश करेगी। ये एंगल श्रिंक हो रहा है। अब ये श्रिंक हो रहा है तो इसमें क्या होगा कि नॉर्मल एंगल जो है वो इतना होना चाहिए, लेकिन अब ये श्रिंक होगा तो एंगल का वैल्यू आपका डिक्रीज कर जाता है, और एंगल का वैल्यू डिक्रीज करने की वजह से इसका जो एंगल होता है वो 107 डिग्री हो जाता है एज कंपेयर टू यहाँ से, इस कंपेयर से डिक्रीज कर जाता है। तो दोस्तों इस कंसेप्ट को एक बार फिर से हम समझते हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन का। तो अभी भी मैंने आपको बताया जहां जहां पर आपको डेविएशन मिलेगा एज कंपेयर टू हाइब्रिडाइजेशन का, तो मैंने आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं कि कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पर कौन कौन सा एंगल बनता है, तो उसकी चिंता आप ना करें। लेकिन जब वहां से डेविएशन हो रहा होगा, कभी भी वहां से डेविएशन हो रहा होगा, तो उसका एक मेजर रीजन यही होता है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन में क्या होता है, जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के पास जैसे कि जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, उन्होंने क्या किया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को में एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट किया, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो एंगल बनना चाहिए था एक्चुअल एंगल से वो थोड़ा सा कम बन गया, वो श्रिंक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है एंड ये इसको इस तरीके से दबाने की कोशिश करेगा, एंड दबाने की वजह से यहाँ का एंगल कम हो गया। ये एक मेजर रीजन है। तो ये बेसिकली हो गई बॉन्ड एंगल। यहाँ पर मैंने 2 फैक्टर बताए। एक फैक्टर दोस्तों और होता है, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ये रीजन होता है, अगर जो सेंट्रल एटम है, समझिएगा बड़े ध्यान से, सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम मतलब कौन सा, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है एंड यहाँ पर आपका कार्बन है। तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी घटता है। मतलब अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो आपका बॉन्ड एंगल भी घटेगा। कैसे समझते हैं, तो अगर ये बेसिकली उसी चीज में होगा जब आपका नंबर ऑफ एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो। जैसे कि यहां पर आप यहां पर आ जाइए, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव हो गया। इसका एग्जांपल भी कंसीडर करेंगे, लेकिन एक चीज और समझिए। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, अगर सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, सेंट्रल एटम चेंज हो रहा है, बाकी जो आपके सब्स्टिट्यूट एटम है वो सेम है, तब ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। लेकिन अगर सेंट्रल एटम आपका सेम हो जाएगा, सेंट्रल एटम अगर सेम हो जाएगा तो ये कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। मैं इसको फिर से समझा देता हूं, मतलब क्या हुआ समझिए। मतलब जैसे कि आपके पास जो है एलिमेंट आ गया, ये आपका हो गया कि आप बताइए बॉन्ड एंगल बता दीजिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड में NH3 में NO जो है, इन दोनों में मान लीजिए आपसे पूछा कि इन दोनों में बॉन्ड एंगल बता दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रल एटम आपका सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सब्स्टिट्यूट एटम से देखी जाएगी, तो अगर वो घटेगी तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर ये कंसीडरेशन आपका एग्जांपल में होगा कि सेंट्रल एटम आपका चेंज हो रहा है
तो उस कंसेप्ट में आप क्या कंसेप्ट लगाएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, तो आपका बॉन्ड एंगल भी अल्टीमेटली घट जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कभी कभी आपको सीरीज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे चल के मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज के जो है क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा। चौथी चीज हम जानेंगे दोस्तों, वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है एंड बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम समझेंगे। कैलकुलेशन आगे जानेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट यहीं पे ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे आप केवल जो है एटम को देखेंगे एंड तुरंत आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी दो एटम, उनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर। मतलब कि अगर दो एलिमेंट्स हैं आप, जैसे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया, सिमिलरली आपका जो है कार्बन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड दो बने तो दो, नंबर ऑफ बॉन्ड दो बने तो दो, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड तीन बने तो तीन। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एलिमेंट्स इन नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए समझिएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर अगर आप कभी पेपर देंगे जो है ऑप्शनल, तो उसमें क्या होगा कि कई बार आपको पूछ लेगा क्वेश्चन में कि आपको एलिमेंट्स दे देगा एंड एलिमेंट्स देकर आपसे पूछेगा कि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है बता दीजिए, या फिर इनको अरेंज कीजिए इनके बॉन्ड ऑर्डर के जो है रिप्रेजेंट में। तो इसको समझेंगे तो होगा क्या दोस्तों, मैं आपको अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको करना क्या है, ये याद रखिए कि 14 जो होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होता है। अब ये 14 क्या है? 14 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर, जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों को आपने सम करेंगे, तो सम करने पे अगर 14 आ गया तो यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक, इसको समझिए। अब जैसे जैसे यहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 15, 16, 17, 18, आपको करना कुछ नहीं, इससे 0.5 घटाते जाइए, तो 2.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1.5, इसका हो जाएगा 1, सिमिलरली 19 का हो जाएगा 0.5 एंड 20 का आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई। ये बात कब तक हो गई? ये बात हो गई जब आप ऐसे जा रहे हैं। तो अब सिमिलरली जब ऊपर की साइड भी बढ़ेंगे, जैसे कि 13 में, तब भी इसमें 0.5 घटा दीजिए, तो 2.5, सिमिलरली 12 के लिए 2, 11 के लिए आपका 1.5, 10 के लिए आपका 1, 9 के लिए आपका जो है 0.5 एंड 8 के लिए आपका 0। तो ये आपका ऑर्डर हो गया। ठीक, तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको खाली एक चीज याद रखना है कि 14 के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम करने पर 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर उसके आगे बढ़ेंगे तो 0.5 घटाते जाइए, यहाँ से 0.5 हमने माइनस कर दिया, सिमिलरली इसमें से भी 0.5 माइनस कर दिया, सिमिलरली यहाँ से भी 0.5 माइनस कर दिया, एंड ऊपर जाएंगे तब भी 0.5 को माइनस कर दीजिए, इसमें भी 0.5 आप माइनस कर दीजिए। ऐसे ऐसे करके आप ऊपर भी बढ़ जाएंगे, नीचे भी बढ़ जाएंगे। अब अगर आपको पूछ देगा कि अगर दो एलिमेंट्स आपको देकर कि आप बता दीजिए कि इनमें बॉन्ड ऑर्डर किसमें सेम होगा, जैसे कि आपको जो है, तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैलकुलेट कर देना है। मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमेशा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर हमेशा सेम होता है। मतलब दो आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका सम करने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम आ रही है, तो उनका हमेशा बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा। और बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालने को बोल दे, कैलकुलेट करने को, तो कोई भी फॉर्मूला आपकी बुक में दिया उसको कुछ नहीं करना, आपको खाली ये ट्रिक याद रखनी है, डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा। आपके जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, सारे के सारे हो जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे चल के एड ऑन करूंगा, एंड यहाँ पर आपको कैरेक्टर, जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसका भी इंक्लूजन कराऊंगा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ के, लेकिन वो फर्दर आगे क्लासेस में कराऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी एस्पिरेंट्स को फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ,
उस पर आप हमसे क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।